नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो फिर आपका कोई भी पत्ता ठीक से काम नहीं करता है और नेताओं के मामले में मुसीबत तब आती है जब वो चुनाव हार जाते हैं और उनका जनाधार खोता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी के साथ हुआ है। वही ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की एक छत्र नेत्री थी, वही ममता बनर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था, वही ममता बनर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज किया था, वही ममता बनर्जी जिन्हें भारत में पश्चिम बंगाल की नेत्री होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर इंसान जानता था, वही ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वैचारिक स्तर पर सबसे बड़ा झंडा बुलंद किया करती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव क्या हारी, ममता बनर्जी के ऊपर मुसीबत के पहाड़ एक के बाद एक टूट रहे हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई। 294 की विधानसभा में ममता बनर्जी 100 से नीचे 80 विधायकों पर सिमट गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा विधायक मिले। ये ममता बनर्जी के पतन की शुरुआत था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद विधायक दल ने बगावत कर दी, विधायकों ने बगावत कर दी और ऋतुव्रत बनर्जी जो उनके ही एक जमाने में चेले हुआ करते थे, उनके नेतृत्व को मंजूरी दे दी और उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया। इसके अलावा संसदीय दल भी टूटा। संसदीय दल में जो है राज्यसभा के अंदर भी दो फाड़ हुए और लोकसभा के अंदर भी दो फाड़ हुए। 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया और 20 लोकसभा के सांसदों ने एक नई नवेली पार्टी को ज्वाइन कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से जिसको बोलते हैं ना डेजा वू, एक ऐसी परिस्थिति जिसके बाद शायद ममता बनर्जी का जल्दी उबर पाना मुश्किल हो, वो परिस्थिति कब बनी? वो परिस्थिति कल बनी जब उनके सबसे नजदीकी सिपहसालारों में से एक फिरहाद हकीम, जो मंत्री भी रहे, कोलकाता के मेयर रहे, अभी फिलहाल में एमएलए हैं, जिनको ममता बनर्जी ने मुख्य सचेतक बनाया था, उन फिरहाद हकीम ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और बागियों के साथ शामिल हो गए। लेकिन फिरहाद हकीम में ऐसा क्या था? फिरहाद हकीम वही थे जिनके बल पे ममता बनर्जी 30% मुसलमान वोट बैंक को अपने पक्ष में रखने का दावा किया करती थी। ये वही फिरहाद हकीम है जो एक पत्रकार को कोलकाता के एक इलाके में लेकर गए थे और उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये कोलकाता का इलाका नहीं, मिनी पाकिस्तान है। वही फिरहाद हकीम अब ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जाकर मिल गए हैं। ये ममता बनर्जी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। इन्हीं फिरहाद हकीम को कोलकाता का मेयर बनाने के लिए ममता बनर्जी ने स्थानीय कानूनों के अंदर भी संशोधन किया था। अब ऐसे में ममता बनर्जी क्या करती? ममता बनर्जी ने एक एक करके अपने पार्टी के नेताओं को पार्टी से सस्पेंड किया, बर्खास्त किया। लेकिन उससे क्या होने वाला था? क्योंकि जमीन जो है वो नीचे से पूरी की पूरी खिसक चुकी है। अब ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प है? ममता बनर्जी के साथ और क्या क्या हुआ? ममता बनर्जी किन परिस्थितियों में फंसी हुई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या ममता बनर्जी के हाथ से अपनी पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल भी छिन जाएगा? इसका भी हम विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि विधानसभा में जो बागी गुट है, जो पहले कहता था कि ममता बनर्जी हमारी मेंटोर है, वही चेयरमैन रहेगी, उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया है और अरूप रॉय को चेयरमैन बना दिया गया है। इसके अलावा एक 30 सदस्यीय नई कमेटी भी बना दी है। इससे जुड़े तमाम मेंबरान को ममता बनर्जी ने अब पार्टी से निकाल दिया है। पहले सस्पेंड किया, उसके बाद कारण बताओ नोटिस दिया, उसके बाद पार्टी से निकाला। लेकिन ये टू लिटिल टू लेट जिसको कहते हैं ना, वैसी परिस्थिति अब ममता बनर्जी के साथ है। एक एक कर मैं आपको समझाऊंगा कि ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प है, ममता बनर्जी को कहां कहां और कैसे कैसे झटका लगा और क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। इन तमाम चीजों की बात करेंगे हम इस पूरे वीडियो में।
तो ममता बनर्जी को पहला झटका कब लगा? ममता बनर्जी को पहला झटका वो लगा जब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार हुई और उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा। 4 मई को आपको पता है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और परिणामों के बाद ममता बनर्जी 15 साल के बाद सत्ता से बाहर हुई। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 से अपनी पैठ धीरे धीरे बनाना शुरू की थी, 2026 तक आते आते सत्ता पर काबिज हो गई और ममता बनर्जी को बुरी तरह हरा दिया। ममता बनर्जी को ऐसा लगता था कि उनके वोटों की गिनती 30 से शुरू होती है, क्योंकि 30 जो है वो 30% जो है वो मुसलमानों की संख्या थी और ये तमाम एकमुश्त ममता बनर्जी के लिए वोट करा करते थे और भारतीय जनता पार्टी की गिनती 0 से। और इसीलिए ममता बनर्जी इन चुनाव में बेहद कॉन्फिडेंट हुआ करती थी कि वो 15% के आसपास अन्य लोगों का वोट हासिल करके लगभग 45% वोट लाके एक बार फिर से सरकार बनाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी बुरी हार होगी कि उनके एमएलए 80 तक सिमट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की संख्या 200 से ऊपर कर लेगी। उन्हें कतई ये सपने में भी उम्मीद नहीं होगी कि वो भवानीपुर जहां पर वो बचपन से रहती आई हैं, जहां पर उनका जन्म हुआ है, वो विधानसभा सीट भी वो हार जाएंगी। पश्चिम बंगाल में कमोबेश इस तरह की भगवा लहर चली कि तमाम लोग, राजनीतिक पंडित भी बेहद आश्चर्यचकित हो गए और ममता बनर्जी को अपने आप में लगा ये सबसे बड़ा झटका था। ममता बनर्जी इतनी नाराज हुई कि उन्होंने चुनाव के बाद ये तक कह दिया कि जो अर्धसैनिक बल हैं उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। बाद में उन्हें अपने पद से संवैधानिक जो नियम कानून है, कायदे हैं, उसके हिसाब से हटाना पड़ा और शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बने। अब ममता बनर्जी को पता था कि अगर इस तरह की परिस्थिति आएगी तो उनके लिए जो राह है वो आसान नहीं होने वाली। ममता बनर्जी बहुत बड़ी लड़ाका हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पार्टी को थामे रखना जानती हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद चीजें उनके ऐसे हाथों से फिसलेंगी ये शायद ममता बनर्जी ने भी नहीं सोचा होगा। ममता बनर्जी को दूसरा झटका उस वक्त लगा जब हार के 14 दिनों के भीतर ही विधायक दल के अंदर टूट हो गई। ऋतुव्रत बनर्जी को नया नेता चुना गया और 80 में से 58 विधायकों ने पार्टी शुरुआत में छोड़ दी। अब कहा जा रहा है कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 60, पहले 60, उसके बाद 64 और उससे भी ऊपर जा सकती है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ और इसकी तैयारी कैसे शुरू की गई? जब पार्टी चुनाव हारी उसके बाद ममता बनर्जी ने विधायकों और नेताओं की एक बैठक बुलाई। इसमें भी कई सारे विधायक सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन जो विधायक सम्मिलित हुए उनके सिग्नेचर के आधार पर शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नया नेता चुना गया। उसी पत्र में जिन लोगों के हस्ताक्षर थे उसको ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने चैलेंज किया। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से की कि इसमें जो ज्यादातर विधायक हैं उनके सिग्नेचर फर्जी हैं और ये फर्जी सिग्नेचर अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम ने किए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले की, यानी फर्जी सिग्नेचर के मामले की सीआईडी जांच की घोषणा कर दी और यहीं से जो टीएमसी का विधायक दल है उसमें टूट की पटकथा लिखी गई। जैसे ही ऑर्डर होता है कि हाँ अब सीआईडी इस बात की जांच करेगी कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नया विधायक दल का नेता या विपक्ष का नेता चुने जाने के जो पत्र है उस पर जाली हस्ताक्षर हुए हैं, उसके बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को जो है पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद ऋतुव्रत बनर्जी ने विधायकों को एक
गोलबंद करना शुरू किया, अपने साथ जोड़ना शुरू किया और ऋतुराज बैनर्जी ने मिलकर लगभग 58 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया और 58 विधायकों को अपने साथ जोड़ने के बाद ही विधायकों की 2/3 संख्या पूरी हो गई और उसके बाद जो है उन्हें विपक्ष का नेता चुन लिया गया। हालांकि ये पूरा मामला अभी भी कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर लंबित है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ऋतुराज बैनर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने के फैसले को जो है रद्द नहीं किया, यानी ऋतुराज बैनर्जी अभी भी नेता बने हुए हैं। तो विधायक दल का टूटना ममता बनर्जी के लिए हार के बाद दूसरा झटका था। मैंने आपको बताया पहला झटका उनके लिए हार थी। इतनी बड़ी हार की कल्पना शायद ममता बनर्जी ने भी सपने में नहीं की होगी। लेकिन तीसरा झटका कौन सा उन्हें लगा? तीसरा झटका उन्हें तब लगा जब एक के बाद एक राज्यसभा के उनके सांसद इस्तीफा देने लगे। सबसे पहले इसकी अगुवाई की शुभेंदु शेखर राय ने। ये वही शुभेंदु शेखर हैं जो ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से जुड़े हुए थे। जब से ममता बनर्जी सत्ता के अंदर आई तब से वे राज्यसभा के सदस्य बने हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आरजे कर मामले में ममता बनर्जी ने उनके सुझावों की अनदेखी की, उनकी बात नहीं सुनी गई और ममता बनर्जी की पार्टी अब पूरी तरह अभिषेक बनर्जी के कंट्रोल में है। इसी के बाद इसी के बाद राज्यसभा के जो 13 में से 4 सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ममता बनर्जी के पास राज्यसभा में 9 सांसद बचे हैं। 13 में से 4 के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी की हालत यहां पर और ज्यादा खराब हो गई। चौथा झटका ममता बनर्जी को चौथा झटका तब लगा जब लोकसभा में उनका संसदीय दल पूरी तरह से टूट गया। तृणमूल कांग्रेस के पास लोकसभा में कुल 29 सांसद चुने गए, जिसमें से एक का निधन हो गया और ममता बनर्जी के पास अब टोटल जो है वो 28 सांसद रह गए थे। लेकिन उनकी ही 40 साल की दोस्त और डॉक्टर काकोली घोष दास्तीदार ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और ये बगावत सिर्फ काकोली घोष दास्तीदार तक सीमित नहीं रही। टोटल 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और उन्होंने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। उन्होंने एक आश्चर्यजनक घोषणा की। काकोली घोष दास्तीदार की इस आश्चर्यजनक घोषणा में शामिल था कि वो एक बड़ी नई निवेली पार्टी जो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अंदर सक्रिय थी, जिसका ना एक एमएलए था, ना एक एमपी था, ना एक पार्षद था, उसके अंदर उन्होंने अपना मर्जर कर दिया। ये पार्टी थी एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी हावड़ा के अंदर रजिस्टर्ड थी। इसने त्रिपुरा विधानसभा में कुछ कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इसको कुल वोट लगभग 1000 के आसपास, कुल 1143 वोट मिले थे, चुनाव आयोग के आंकड़े ये कहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि अब जो विधायकों का सांसदों का अलग गुट है उसको नए दल बदल कानून के हिसाब से मान्यता नहीं दी जा सकती। अब आप वहां पर तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर तो ठीक था, लेकिन लोकसभा में ये कानूनी पहलू जब सामने आया और सांसद ये चाहते थे कि वो एनडीए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन करें, तो उन्हें बेहतर रास्ता ये सुझाया गया कि आप एक ऐसी पार्टी के अंदर अपना मर्जर कर ले जो पहले से भी जो एनडीए की समर्थक हो। तो अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी का आगे क्या होगा। हम एक एक करके सब संभावनाओं पर बात करेंगे और ये मामला किस ओर जाता दिखाई दे रहा है हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहली संभावना क्या है? पहली संभावना ये है कि ममता बनर्जी अपने बागी नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और उन्हें पार्टी से निकाल दें। हालांकि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी ने सबसे पहले जिन 2 लोगों को पार्टी से निकाला था वो ऋतुराज बनर्जी और संदीपन साहा थे। जैसे ही उन्हें पार्टी से निकाला गया उन लोगों ने पार्टी के अंदर बगावत को इंजीनियर करना शुरू किया। इसी के बाद 80 में से 58 विधायकों को उन्होंने तोड़ा, एक अलग गुट बनाया, विधानसभा में स्पीकर के पास गए और ऋतुराज बनर्जी को उस गुट ने अपना नेता मान लिया और ऋतुराज बनर्जी इसी
टीएमसी के साथ विपक्ष के नेता बन गए। उनके विपक्ष के नेता बनने को कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नहीं हटाया है, यानी वो अभी अपने विपक्ष के नेता पद पर बने हुए हैं। ममता बनर्जी ने तो कोर्ट से यहां तक मांग की थी कि ये जो पार्टी को तोड़ा गया है ये ठीक नहीं है, उनकी जो नियुक्ति है विपक्षी नेता के पद पर वो अवैध है, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। ये मामला कोर्ट में अभी भी लंबित है। इसके अलावा अरूप रॉय, जिन्हें पार्टी का चेयरमैन बनाया गया था, ममता बनर्जी ने आनंद फानन में कार्रवाई करते हुए उन्हें भी निलंबित कर दिया। जिन 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया, उनमें से सभी ने न केवल राज्यसभा से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया, बल्कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है। इसके अलावा अगर लोकसभा के सांसदों की बात की जाए तो 20 जो है वो एक नई पार्टी एनसीपीआई के अंदर शामिल हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी स्पीकर को एक पिटीशन देकर आए हैं। इस पिटीशन में साफ साफ ये बात कही गई है कि इन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया है, इनके एनसीपीआई के मर्जर को अवैध माना जाए और इनकी पार्टी की सदस्यता से, संसद की सदस्यता से इन्हें निकाला जाए। संसद की सदस्यता से क्या ओम बिरला निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं एंटी डिफेक्शन के हिसाब से, लेकिन उनके पास 2/3 का बहुमत है। ऐसे में ममता बनर्जी को यहां पर भी कुछ हासिल होगा, इसकी संभावना न के बराबर है। तो पहली जो ऑप्शन है उसमें ममता बनर्जी के हाथ में कुछ हासिल नहीं होगा, ये साफ साफ दिखाई देता है। दूसरी संभावना ये है कि ममता बनर्जी बागी गुट के साथ बातचीत करें और सुलह समझौता कर कोई बीच का रास्ता निकाल लें, लेकिन इसकी संभावना न के बराबर है। फिर आप ये सोचेंगे कि न के बराबर है, तो ये दूसरी संभावना मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि ये भी एक विकल्प ममता बनर्जी के पास था। दरअसल ऋतुव्रत बनर्जी, संदीपन साहा जैसे नेताओं ने ममता बनर्जी से ये कहा था कि अभिषेक बनर्जी को आप पार्टी से अलग कर दीजिए और पार्टी से अलग करने के बाद जो है नए सिरे से ये तमाम लोग तृणमूल कांग्रेस के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि जो नाराजगी थी वो ममता बनर्जी से नहीं थी। ये तमाम नेता ममता बनर्जी को अभी भी अपना मेंटोर मानते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि अभिषेक बनर्जी बहुत एरोगेंट है, वो सीनियर नेताओं का लिहाज नहीं करते और अपने मनमाने ढंग से कार्रवाई करते हैं और ममता बनर्जी पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट ये तमाम जब फैसले आ रहे थे तब भी ममता बनर्जी के पूरे जो कानूनी दांवपेच थे उसकी अगुवाई भी अभिषेक बनर्जी कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने आए, अपने सांसदों के साथ आए, तो ममता बनर्जी क्या अभिषेक बनर्जी को हटाएंगी? इसकी संभावना न के बराबर है। मेरे खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक पे मैंने टीएमसी के सबसे वयोवृद्ध सांसद जो अभी भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं, सुब्रत रॉय, उनसे अभिषेक बनर्जी को लेकर सवाल पूछा था। उनका कहना था कि मैं तो अभिषेक बनर्जी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन बेहतर यह होगा कि ममता बनर्जी थोड़े समय के लिए उन्हें अपने से दूर कर लें, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी के अंदर बहुत नाराजगी है। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और ममता बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार तब किया जब ऋतुव्रत बनर्जी ने उनके सामने ये मांग रखी, यानी ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के बिना चल नहीं सकती और जो बागी गुट है, चाहे वो विधायकों का हो, चाहे वो सांसदों का हो, चाहे वो पार्षदों का है, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े नहीं रह सकते। इसलिए दोनों गुट में संभावना हो जाए, इसकी संभावना न के बराबर है। तीसरी संभावना ये है कि मामला बढ़े, चुनाव आयोग तक पहुंचे और इसके बाद ये फैसला हो कि असली टीएमसी किसके पास है। अब मैं आपको बता दूं, इन तमाम कानूनी पचड़ों में ममता बनर्जी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी के पास नंबर यानी अपने विधायकों और सांसदों का अंक गणित नहीं है। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत दिक्कत वाला सबब है, क्योंकि विधायक दल में टूट हो चुकी है, संसदीय दल के अंदर टूट हो चुकी
चुकी है और जो टूट का नंबर है वो बहुत बड़ा है। ये लोग अब वापस ममता बनर्जी के फोल्ड में आने को तैयार नहीं है। ये लोग ज्यादातर बीजेपी के संपर्क में हैं, शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या इस तोड़फोड़ की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरीके की हार हुई उसके बाद जो है ममता बनर्जी की पार्टी में ये टूट तय थी, क्योंकि ये पार्टी किसी विचारधारा के आधार पर नहीं बनी। ये पार्टी बनी थी लेफ्ट को सत्ता से हटाने के लिए, और इसी के चलते तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी, चाहे कांग्रेस, क्योंकि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को तोड़कर ही बनाई थी, कांग्रेस, यहां तक सीपीआई, यहां तक सीपीएम, इसके तमाम बड़े नेता ममता बनर्जी के साथ आ गए। विचारधारा नहीं, सत्ता ही इनका एकमात्र लक्ष्य था। और जैसे ही ये लोग सत्ता के बाहर हुए तो सत्ता के बिना कौन रहना चाहता है, इसीलिए ये सब ममता बनर्जी को छोड़कर अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी से कहीं इन्हें मौन समर्थन मिला, कहीं इन्हें सक्रिय समर्थन मिला, और आगे भी ममता बनर्जी की पार्टी को, अपनी चुनौती को भारतीय जनता पार्टी हर हालत में कमजोर करना चाहेगी। ऐसे में जब कानूनी लड़ाई होगी तब भी ममता बनर्जी के हाथों कुछ लगे, इसकी संभावना न के बराबर है। इसका पहला इंडिकेशन तब मिल गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर ये पूरा मामला गया। उन्होंने ऋतुराज बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतुराज बनर्जी को विपक्ष के नेता पद से हटाने से इनकार कर दिया। सांसदों का मामला भी लोकसभा स्पीकर की कोर्ट के अंदर है, यानी लोकसभा स्पीकर के पास ये पूरा का पूरा मामला है। अब लोकसभा स्पीकर इस पर क्या फैसला देते हैं उसके आधार पर सांसदों का यह पूरा मामला एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर जाएगा। लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके आधार पर हाल ही में जो एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन तमाम चीजों पर गौर करने के बाद इतना कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को फिर से लीगली क्लेम कर लें, इसकी संभावना न के बराबर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम विधायकों को, ऐसे तमाम सांसदों को कानूनी सलाह मशविरा अब दे रही है। तोड़फोड़ में भले से शुरुआती समय में उन्होंने बहुत दिलचस्पी न दिखाई हो, लेकिन अब जब ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है तो वो ये चाहेंगे कि ममता बनर्जी का जो बागी गुट है उसे असली तृणमूल कांग्रेस मिल जाए और वो बीजेपी के इशारों पर काम करे। इसीलिए वो ममता बनर्जी की पार्टी असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा करेंगे और पार्टी के चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल पर भी अपना जो है दावा वो ठोकेंगे। मामला चुनाव आयोग जाएगा, मामला कोर्ट के अंदर भी जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी को ऐसी तमाम जगहों पर राहत मिल जाए इसकी संभावना न के बराबर है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ममता बनर्जी के सामने ऐसे में विकल्प क्या है? ममता बनर्जी के सामने इकलौता विकल्प यह है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़क पर उतरे। ठीक आज से 3 दशक पहले जो उन्होंने लेफ्ट की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन फिर से नए सिरे से वो बीजेपी के खिलाफ शुरू करें। इसीलिए वो इंडिया गठबंधन के अंदर सक्रिय होना चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पकड़ अब थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि वो राज्य जहां से उनकी असली ताकत आती थी उस राज्य में वो न केवल हार गई है बल्कि उनकी पार्टी टूट गई है। ऐसे में आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस पूरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।